ठीक। एमेंटेडिन और रिमेंटेडिन जो होता है ये ट्रीट किए जाते हैं किसको, इन्फ्लुएंजा को ट्रीट करने के लिए। तो इन्फ्लुएंजा किस वायरस से होता है, मिक्सोवायरस इन्फ्लुएंजा उसको हम बोलते हैं। इसके 3 टाइप्स होते हैं वायरस के, ABC। AB जो होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उनके से एपिडेमिक डिजीज होती है ये, यानी ऑल ओवर वर्ल्ड होती है। सिम्टम्स क्या क्या है, स्नीजिंग, फीवर, हेडेक, मस्क्यूलर पेन अगर हम देखेंगे, कफिंग होती है इससे, ठीक, या जनरल वीकनेस होती है इससे। और हमें कैसे इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, जिस भी पेशेंट को क्या होगा, जिस भी पेशेंट को फ्लू होगा उससे हमें एक डिस्टेंस मेंटेन रखनी होती है। और कंट्रोल हम इसको किससे करते हैं, एमेंटेडिन और रिमेंटेडिन ड्रग से, या वैक्सीन भी हम यूज करते हैं इसके लिए। इसके बाद आती है एक और वायरल डिजीज जिसका नाम है जॉन्डिस, या जिसको हम बोलते हैं हेपेटाइटिस। ठीक है, जॉन्डिस, या हम इसको सिंपली क्या बोलते हैं, हेपेटाइटिस बोलते हैं हम इसको। ठीक है, अब देखो ये जो जॉन्डिस या हेपेटाइटिस होती है ये डिजीज होती है, लिवर की डिजीज होती है। किसकी होती है, ये लिवर की डिजीज होती है। लिवर जो है हमें पता है हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करता है। तो क्या होता है, जैसे ही जॉन्डिस होता है लिवर की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, पेन, उसकी स्वेलिंग हो जाती है। और जिसकी वजह हमें पता है लिवर का रोल किस में होता है, डाइजेशन में इसका रोल होता है। तो क्या होता है, इससे डाइजेशन पे इफेक्ट होता है। ठीक है, डाइजेशन पे इफेक्ट होता है। ये जो जॉन्डिस या हम बोलेंगे ये जो हेपेटाइटिस है ये कौन वायरस कॉज करता है, ये एक वायरल इन्फेक्शन है और इसके 3 टाइप्स आते हैं। 3 ही टाइप्स नहीं है, लेकिन यूजुअली 3 भी पढ़ते हैं, लेकिन इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं। हेपेटाइटिस ए होता है, हेपेटाइटिस बी होता है, हेपेटाइटिस सी होता है, हेपेटाइटिस डी होता है, हेपेटाइटिस ई होता है और हेपेटाइटिस जी होता है। यानी इसके 6 टाइप्स होते हैं। ठीक है, हेपेटाइटिस बी जो है इसका, इसमें वो डीएनए वायरस होता है। मैंने आपको पहले ही बोला वायरस क्या होता है, या तो ये डीएनए या आरएनए। और जो रेस्ट ऑफ द यहाँ पे हेपेटाइटिस ए, सी, डी, ई, जी, ये आरएनए के होते हैं, ये आरएनए वायरस होते हैं। और हेपेटाइटिस जो होता है ये स्प्रेड होता है किससे, अगर कोई भी फूड वाटर कंटामिनेट हुआ होगा हेपेटाइटिस वायरस से, तो वहां पे क्या होगा, वहां से स्प्रेड हो सकता है हेपेटाइटिस। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे हेपेटाइटिस ए के बारे में। हेपेटाइटिस ए जो है ये एक्यूट इन्फेक्शियस डिजीज है लिवर की। एक्यूट का मतलब मैंने आपको पहले भी टाइप्स ऑफ डिजीज में पढ़ा था। एक्यूट क्या होता है, जो सडन होता है, जिसके इफेक्ट जो होते हैं सडन होते हैं और इसके ड्रास्टिक, हम बोलेंगे इसके ड्रास्टिक डैमेजेस नहीं होते हैं। ठीक, हेपेटाइटिस एक एक्यूट इन्फेक्शियस डिजीज है लिवर की, और जो मेनली किनको अटैक करती है, जो चिल्ड्रंस होते हैं और जो यंग अडल्ट होते हैं उनको। हेपेटाइटिस ए जो होता है इसको कौन कैरी करता है, इनको हेपेटाइटिस ए वायरस कैरी करता है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं HAV, यानी हेपेटाइटिस ए वायरस। ठीक है, हेपेटाइटिस ए वायरस हम बोलते हैं इसको, जो क्या करता है, जो इनको कैरी करता है। और वो कैरी कैसे करता है, इनको फीकल ओरल रूट। इसका मतलब क्या है कि जो इन्फेक्शन है HAV का वो कैसे होता है, जब हम कंटामिनेटेड फूड लेते हैं, वाटर लेते हैं, मिल्क लेते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होगा, उससे हेपेटाइटिस ए हो सकता है। अब इसके सिम्टम्स क्या क्या है, हाई टेम्परेचर इसका सिम्टम है, टेम्परेचर जो होगा वो काफी हाई होगा, इससे हेडेक होगा। ठीक है, हेडेक, या हम बोलेंगे फैटीग। फैटीग का मतलब क्या होता है, थकावट। ठीक है, थकावट महसूस होती है, जनरल वीकनेस होती है, या जॉइंट पेन भी होती है। इससे लॉस ऑफ एपेटाइट भी होता है। एपेटाइट का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट का मतलब क्या होता है कि भूख जो होती है उसमें कमी आ जाती है, यानी ज्यादा भूख नहीं लगती, जिस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एनोरेक्सिया बोलते हैं हम इसको। लॉस ऑफ एपेटाइट का मतलब होता है एनोरेक्सिया। ठीक है, एनोरेक्सिया। और अगर हम देखेंगे उसमें नौशिया भी आता है। नौशिया का मतलब क्या होता है, नौशिया और वॉमिटिंग। नौशिया होता है जब वॉमिटिंग महसूस होती है आपको, उससे पहले क्या होता है, स्टमक में जो हो रही होती है चीजें, जो कंडीशन स्टमक की होती है उसको हम नौशिया बोलते हैं। ठीक है, या इससे इससे क्या होता है कि जो हमारी बॉडी होती है उसमें रैशेस भी आ जाते हैं। ठीक है, और जो यूरिन होता है उसका डार्क येलो कलर आ जाता है, और जो स्टूल होता है वो लाइट कलर्ड आ जाता है इसमें। ठीक, इसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, पहले हमें क्या करना है, जो हमें एक वाटर लेना है जो क्लोरीनेटेड होगा, बॉइल्ड होगा, ओजोनाइज्ड होगा। और हमें अपने हाथ जो हैं उनको साफ सुथरा रखना है। ठीक है, क्योंकि हम अपने हाथों से ही खाना वगैरह भी खाते हैं। ठीक, हेपेटाइटिस ए वैक्सीन जो है वो भी लेना चाहिए ताकि हम इस डिजीज को प्रिवेंट कर सके। ठीक है, अब अगर हम देखेंगे कंट्रोल हम कैसे कर सकते हैं, हम इंटरफेरॉन इंजेक्शन लगा सकते हैं, जिससे क्या होगा, इसको कंट्रोल हो सकता है। ठीक है, या अगर किसी को जॉन्डिस वगैरह हेपेटाइटिस है तो उसको क्या करना चाहिए, उसको रेस्ट लेना चाहिए।
ठीक है, क्योंकि रेस्टिंग से क्या होता है, बॉडी हील होती है। और जो पेशेंट होगा जॉन्डिस का, उसको क्या करना चाहिए, उसको हाई कैलोरी डाइट लेना चाहिए, जैसे जूस है शुगर केन का, या रेड डिश होता है, ठीक है, रेडिश होता है। इसके बावजूद अगर हम देखेंगे, जो प्रोटीन्स और फैट्स है उसको लिमिटेड, यानी बहुत कम लेने चाहिए, बहुत कम क्वांटिटी में लेने होते हैं। उसको ज्यादा क्वांटिटी में क्या लेना होता है, जो शुगर केन का जूस होता है, जिनमें हाई कैलोरी डाइट होगा, लेकिन जो फैट प्रोटीन है उनको वो लिमिटेड लेना होता है। ये हेपेटाइटिस ए का था। ठीक, अब हेपेटाइटिस बी जो होता है, इसको हम सीरम हेपेटाइटिस बोलते हैं, या हम इसको क्या बोलते हैं, हम इसको ट्रांसफ्यूजन हेपेटाइटिस भी बोलते हैं। हेपेटाइटिस बी जो होता है, हेपेटाइटिस बी को हम क्या बोलते हैं, या हम इसको बोलते हैं सीरम हेपेटाइटिस बोलते हैं, सीरम हेपेटाइटिस बोलते हैं हम इसको, या हम इसको बोलते हैं ट्रांसफ्यूजन हेपेटाइटिस। ये एक मोस्ट ज्यादा डेंजरस डिजीज होती है। हेपेटाइटिस बी जो होता है, हेपेटाइटिस बी ज्यादा डेंजरस होती है देन हेपेटाइटिस ए से। ठीक, हेपेटाइटिस ए जो मैंने आपको बोला, वो एक एक्यूट, यानी उसके डैमेज उतने ड्रास्टिक नहीं होते, लेकिन ये हेपेटाइटिस बी जो है ये बहुत ज्यादा डेंजरस होता है। ठीक है, और ये क्या होता है, ये एक डीएनए वायरस होता है, लेकिन हेपेटाइटिस ए क्या है, आरएनए वायरस होता है। ठीक है, और ये ट्रांसमिट किससे होता है, ये होता है जो भी इन्फेक्टेड ब्लड होगा, ठीक है, उससे ट्रांसफर हो सकता है, या मदर से लेकर बेबी से ट्रांसफर हो सकता है, या सेक्सुअल रूट से भी ये क्या हो सकता है, ये ट्रांसफर हो सकता है। तो क्या करना चाहिए, हमें प्रिवेंट करना चाहिए कोई भी, अगर हम देखेंगे, हमें क्या करना चाहिए, हमें एक तो जो भी सेक्सुअल कांटेक्ट है ऐसा, उसको प्रिवेंट करना चाहिए, कि उनसे दूर रहना चाहिए। और इसके बावजूद हमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट कांटेक्ट नहीं रखना चाहिए ब्लड के साथ, या दूसरे बॉडी फ्लूइड जो होते हैं उस पेशेंट के, जिसको क्या होगा, हेपेटाइटिस बी होगा। ठीक है, और हेपेटाइटिस बी को क्योर करने के लिए क्या करना चाहिए, वैक्सीन लेते हैं। ठीक, तो जिसको भी हेपेटाइटिस बी होगा, हमें क्या करना चाहिए, उसके ब्लड से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कांटेक्ट बिल्कुल भी नहीं रखना है, या उसकी जो दूसरे भी बॉडी फ्लूइड्स है उनसे भी हमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट कांटेक्ट नहीं रखना है, या भी जो भी कोई सेक्सुअल कांटेक्ट ऐसा होगा उससे भी हमें दूर रहना चाहिए। ठीक है, और हेपेटाइटिस बी क्या होता है, ये ज्यादा डेंजरस होता है देन हेपेटाइटिस ए से। हेपेटाइटिस ए से उतना ड्रास्टिक डैमेज नहीं होता है, लेकिन हेपेटाइटिस बी से बहुत ज्यादा डैमेज होता है, बहुत ज्यादा डेंजरस डिजीज होती है। इसके बावजूद आते एक और वायरल डिजीज जो होता है रेबीज। क्या होता है, रेबीज। रेबीज जो होता है इसको हम हाइड्रोफोबिया भी बोलते हैं। हाइड्रोफोबिया का मतलब क्या है, रेबीज या हाइड्रोफोबिया हम इसको बोलते हैं। हाइड्रोफोबिया का मतलब क्या है, फोबिया का मतलब होता है डर, ठीक है, और हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, यानी जिसको वाटर से डर लगता होगा, यानी जिन पेशेंट्स को रेबीज होता होगा तो उनको पानी से डर लगता है। ठीक है, अब देखो ये कैसे पास होता है। कोई भी जो रैबिड डॉग होता है, रैबिड डॉग का मतलब जो हम आम लैंग्वेज में हम बोलते हैं पागल कुत्ता जिसको हम बोलेंगे, ठीक है, तो वो क्या होता है, या कोई भी दूसरा रैबिड एनिमल होगा, जैसे मंकीज, कैट्स या रैबिट्स होंगे, उनमें क्या होता है, उनमें रेबीज होता है। ठीक है, रेबीज होता है। रेबीज एक वायरल डिजीज होती है जो रेबीज वायरस की वजह से होती है। और वो रेबीज वायरस किसमें प्रेजेंट होता है, जो इनका सलाइवा होता है, जो मुंह से निकलता है, जो पानी होता है मुंह में, उसको हम सलाइवा बोलते हैं। ठीक है, उनका जो सलाइवा होता है इन्फेक्टेड एनिमल्स का, ये जो होते हैं रैबिट डॉग, रैबिट मंकी, रैबिट कैट, रैबिट्स जो होते हैं, इनमें क्या होता है, इनके सलाइवा में ये रेबीज वायरस होता है। तो जब ये क्या करते हैं, जब ये इंसानों को काटते हैं, तो क्या होता है, वो जो रेबीज वायरस होता है वो उससे क्या होता है, वो पास होता है हमारे अंदर, ह्यूमंस के अंदर होता है। रेबीज जो होते हैं इसके क्या क्या सिम्टम्स है, हेडेक होता है, हाई फीवर होता है, जो मसल्स होते हैं, थ्रोट थ्रोट या चेस्ट, उनमें पेन होती है। और हमें खाना जब हम खाते हैं तो स्वेलविंग में क्या होता है, यानी गले से उतरने के वक्त डिफिकल्टी होती है उनमें। ठीक है, उनसे डिफिकल्टीज होती है। ठीक है, खाना जब हम गले से उतारते हैं उसमें डिफिकल्टी होती है। और जो पेशेंट होता है उसको रेस्टलेस होती है, यानी उसको चैन नहीं होता है। और उसमें जो सलाइवा होता है, जो अभी हमारे मुंह से जो सलाइवा निकलता है वो एक नॉर्मल अमाउंट में सिक्रीट होता है, लेकिन जिनको रेबीज होता है उनमें जो सलाइवा होता है वो बहुत ज्यादा सिक्रीट होता है। ठीक, और इनको फियर ऑफ वाटर होता है, इनको डर होता है वाटर, इसीलिए हम इसको हाइड्रोफोबिया डिजीज भी बोलते हैं।
ठीक है। अब इसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? पहले तो हमें क्या करना चाहिए, जिसको भी ये रैबिड डॉग या रैबिड मैमल जो होंगे ये काटेंगे, तो उसको क्या करना चाहिए, जहां पे उसको वो जख्म होगा जिसको हम वाउंड बोलते हैं, ठीक है, वो जो जख्म वाउंड होगा उसको धोना है किससे, एक कार्बोलिक सोप से। उसके बाद उसको जल्दी क्या करना है, वाटर से क्लीन करना है उस वाउंड को, ठीक है। या कोई भी एंटीसेप्टिक मेडिसिन लेना है, जिसे सेवेलॉन होता है, जिनको जैसे डेटॉल होता है, उनको अप्लाई करना होता है इस वाउंड पे, ठीक, जहां पे इस रैबिड मैमल या रैबिड डॉग वगैरह ने काटा होगा, ठीक है। और इमीडिएटली क्या करना चाहिए, हमें डॉक्टर के पास जाना होता है और हमें एंटी रेबीज वैक्सीन जो होता है वो लेना होता है, ठीक। पेट डॉग जो होते हैं उनको वैक्सीन करना होता है इन एंटी रेबीज वैक्सीन से, ठीक है। जो भी हमारे घरों में पालतू कुत्ते वगैरह होते, बहुत सारे जो होते हैं उनके घरों में डॉग्स वगैरह होते, तो उनको क्या करना चाहिए, उनको वैक्सीनेट करना चाहिए इन एंटी रेबीज वैक्सीन से, ठीक है। और इसके बावजूद क्या करना चाहिए, अब अगर ऐसा होगा कि कोई ऐसा आपको लगेगा कि कोई ऐसा होगा कि जिनसे आपको बहुत ज्यादा खतरा लगेगा, उनको सीधे क्या करना होता है, मारना होता है, क्योंकि अगर उनमें कंट्रोल नहीं हो सका ये रेबीज, ठीक है। रेबीज जो है इसको हम ट्रीट करते हैं, एक पास्चर ट्रीटमेंट हम उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम उसको, पास्चर ट्रीटमेंट, पास्चर्स ट्रीटमेंट बोलते हैं हम इसको। ये जो पास्चर्स ट्रीटमेंट है ये एक लुईस पास्चर जो था उसने डिस्कवर किया था, जहां पे क्या होता है, कोर्स होता है जहां पे 14 वैक्सीन लगाते हैं। कितने लगाते हैं, 14 वैक्सीन। आप लोगों ने सुने होंगे वो 14 इंजेक्शन बोलते हैं, जब भी कुत्ता कोई काटता है बोलते हैं 14 इंजेक्शन लगाओ, वो 14 वैक्सीन देते हैं। लेकिन अभी क्या होता है, अभी नॉर्मली क्या किया जाता है, खाली 5 वैक्सीन जो होते हैं वो प्रिस्क्राइब किए जाते हैं, इंटरवल जो होगा 0 to 3 या 3 to 7 या 7 to 14 या 14 to 30 डेज तक क्या दिया जा सकता है, वो 5 वैक्सीन दिए जाते हैं जब भी किसी को ये डॉग जो होता है वो बाइट करता है, ठीक। तो ये था रेबीज के बारे में। इसके बावजूद को डिजीज आती है एड्स, ठीक। एड्स ये हम कौन सी डिजीज पढ़ते हैं, जो वायरस की वजह से होती है, ठीक है। अब आती है हमारे पास एड्स। एड्स एक बहुत फेमस डिजीज है, ठीक है। एड्स का फुल फॉर्म क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक। ये एक डिजीज होती है जो कॉज करता है कौन, रेट्रोवायरस, आरएनए वायरस। कौन, आरएनए वायरस से ये कॉज होता है। ये जो वायरस होता है वो आरएनए का होता है, और उसमें आरएनए जो होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड, यानी ऐसे सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है इसमें, ठीक है। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, और उस आरएनए वायरस को हम क्या बोलते हैं, हम उसको एचआईवी बोलते हैं, यानी ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस। तो एड्स किसकी वजह से होता है, एड्स होता है एचआईवी की वजह से। एचआईवी वायरस होता है यानी ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस, वो किसका बना होता है, आरएनए, और उसमें आरएनए क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है उसमें, ठीक। अब देखो एड्स वायरस जो होते हैं ये किस पे अटैक करते हैं, ये व्हाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं उन पे अटैक करता है। व्हाइट ब्लड सेल्स या जिनको हम लिम्फोसाइट्स भी बोलते हैं, ठीक है, मैंने आपको कल भी बोला था, व्हाइट ब्लड सेल्स या जिनको हम क्या बोलते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स या लिम्फोसाइट्स। और वहां पे ये किन में रहते हैं, जैसे ये अटैक करते हैं वहां पे ये हेल्पर टी सेल्स में रहते हैं, यानी ये कहां पे पैरास्टाइज करते हैं, हेल्पर टी सेल्स पे पैरास्टाइज करते हैं, ठीक। व्हाइट ब्लड सेल्स में अटैक करते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स में हेल्पर टी सेल्स होते हैं, उन हेल्पर टी सेल्स पे ये क्या करते हैं, पैरास्टाइज करते हैं ये एचआईवी वायरस होते हैं। और ये एचआईवी वायरस सिंगल स्ट्रैंड आरएनए का वायरस होता है। अब देखो जिस भी पेशेंट जो है जो सफर कर रहा होता है एड्स, जो सफर कर रहा होता है एड्स डिजीज से, तो उससे हमें क्या करना चाहिए, एक तो अगर उसमें पेशेंट में वो एड्स हो जाएगा, ठीक, वो क्या हो जाएगा, वो मर जाएगा इस इन्फेक्शन से, ठीक। या तो क्या होगा, जब भी उस इंसान को एड्स होगा उसमें दूसरे टाइप के इन्फेक्शन जो होते हैं उनका ज्यादा खतरा होता है, जिनको हम सेकेंडरी इन्फेक्शन बोलेंगे यहाँ पे। क्यों होता है खतरा, क्योंकि इनका जो इम्यून सिस्टम होता है इस एड्स की वजह से वो उनका वीक हो जाता है। इम्यून सिस्टम क्या करता है, वो फाइट करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। देखो जब इनमें इम्यून सिस्टम भी वीक हो जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो इनके अंदर एंटर करेंगे, तो उनको यहाँ से कोई भी फाइट बैक नहीं करेगा वापस से, क्योंकि इम्यून सिस्टम वीक हुआ होता है। जिससे क्या होगा, इनमें इन्फेक्शियस डिजीज जो होगी, जो दूसरी इन्फेक्शियस डिजीज होंगी एड्स के बगैर, उन जिनको हम सेकेंडरी इन्फेक्शियस बोलेंगे, वो क्या होंगे, वो ज्यादा हो जाएंगे और उनकी वजह से उसकी डेथ हो सकती है, ठीक है। और अगर हम देखेंगे जो एड्स होते हैं कैसे ट्रांसमिट होता है,
ये ट्रांसमिट होता है जब एक अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कांटेक्ट होता है। इनफैक्ट जो इन्फेक्टेड पर्सन होगा, जिसको एड्स होगा, अगर उससे एक अनप्रोटेक्टेड यानी प्रोटेक्शन के बगैर भी ये होगा, सेक्सुअल कांटेक्ट होगा, उससे हो सकता है ये। या एड्स स्प्रेड होता है जो ब्लड कंटामिनेटेड होगा, यानी किसी कोई जो इंसान होता है, जो पेशेंट होता है जिसमें एड्स होता है, उसका जो ब्लड अगर उसमें भी एड्स होता है, अगर वो ब्लड के साथ कांटेक्ट आ जाएगा एक हेल्दी पर्सन का, उसमें एड्स आ सकता है। या क्या हो सकता है, अगर नीडल्स वगैरह जो इंजेक्शन यूज करते हैं, उसमें जो सिरिंजेस यूज करते हैं, वो अगर हमने इन्फेक्टेड पर्सन को दिया और उसे वही सिरिंज यूज किया किसके लिए, एक हेल्दी पर्सन के लिए, तो उसको उससे एड्स हो सकता है। ठीक है, तो क्या करना चाहिए, कभी भी आपको यूज सिरिंज वगैरह यूज नहीं करने चाहिए। जो दूसरा कोई इंसान सिरिंज वगैरह यूज करता है, वो सिरिंज कभी भी आपको यूज नहीं करने चाहिए। ठीक है, एड्स जो है ये क्या हो सकता है, ये ट्रांसमिट हो सकता है एक मदर से एक बेबी तक भी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जब बर्थ होती है किसी बच्चे में, उस टाइम पे भी, या प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है, ये मदर के ब्लड से पास हो सकता है, किसमें, एक बच्चे में भी पास हो सकता है। ठीक, एड्स जो है इसको फर्स्ट डिटेक्ट किया था 1981 में इंडिया में, अगर हम देखेंगे, और पहला किया था तमिलनाडु में एड्स का। ठीक, एड्स जो है ये बहुत ज्यादा स्प्रेड हुआ था होता है अफ्रीका या वेस्टर्न कंट्रीज में, क्योंकि वहां पे क्या होता है, वहां पे ज्यादा सेक्सुअल प्रैक्टिसेस होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ये एड्स जो होता है ये स्प्रेड होता है। एड्स के सिम्टम्स क्या क्या है, पहले तो एड्स जो होता है इससे लिम्फ नोड जो होते हैं वो स्वोलन हो जाता है, फीवर आ जाता है, रात को बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है। ठीक है, वेट जो होता है वो लॉस होता है इससे, या इससे डैमेज ब्रेन को भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से जो मेमोरी है इसकी वो लॉस हो सकती है, इसकी याददाश्त कमजोर हो सकती है, और इसकी जो थिंकिंग एबिलिटी है वो भी कम हो सकती है इसकी वजह से। तो क्या क्या करना चाहिए, कंट्रोल कैसे हम कर सकते हैं या प्रिवेंट कैसे हम कर सकते हैं एड्स को। देखो, एड्स जो है इसके लिए अभी तक कोई मेडिसिन, कोई वैक्सीन नहीं आया है, तो एड्स जिसको भी होगा उस वो मर जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसके लिए कोई भी मेडिसिन वैक्सीन नहीं होती है। लेकिन अब हम इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, पीपल जो है उनको क्या करना चाहिए, उनको हमें एड्स ट्रांसमिशन के बारे में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन देनी चाहिए। जो भी मैंने बोला सिरिंजेस नीडल्स होते हैं जो भी यूज होते हैं, उनको यूज नहीं करना चाहिए। सेक्सुअल कंटैक्ट जो अननोन पीपल है उनके साथ अवॉइड करना चाहिए। ठीक, और क्या करना चाहिए, जब भी आप ब्लड डोनेट कर रहे होते हैं हो, तो उस टाइम पे पहले ब्लड को चेक करना होता है। ठीक है, उस ब्लड का टेस्ट करना होता है, तब जाके उसको दूसरे इंसान में ट्रांसफर करना होता है जिसको ब्लड की जरूरत होती है। ठीक, या इसके बावजूद क्या करना चाहिए, जो भी आप कॉमन रेजर्स लेते हो बार्बर शॉप से, उनको यूज नहीं करना चाहिए। कॉमन रेजर जो बार्बर शॉप वाले यूज करते हैं उनको यूज नहीं करना चाहिए। ठीक, अब देखो एक और डिजीज आती है पोलियो। पोलियो जो होता है ये भी एक वायरल डिजीज ही है। ठीक, पोलियो जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम पोलियो मिलेटिस भी बोलते हैं, पोलियो मिलेटिस भी बोलते हैं, या हम इसको सिंपली पोलियो बोलते हैं। पोलियो जो होती है डिजीज किस पे इफेक्ट करते हैं, हमारे नर्वस सिस्टम पे। आपको पता है हमारी जो थिंकिंग एबिलिटी, हमारी जो फीलिंग्स है, हम जो बॉडी पार्ट्स मूव कर रहे होते हैं, ये सारा कौन कंट्रोल करता है, हमारा नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। ठीक है, तो पोलियो क्या करता है, ये डायरेक्टली इफेक्ट किसको करता है, नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है। और पोलियो का कौन सा वाला, पोलियो वायरस उसको हम बोलते हैं। ठीक है, जो वायरस कॉज करता है उसको हम बोलते हैं पोलियो वायरस बोलते हैं। और ये एंटर कैसे होता है हमारी बॉडी के अंदर, थ्रू फूड वाटर, और फूड और वाटर से वो सीधे जाता है हमारे इंटेस्टाइन से, इंटेस्टाइन से वो जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। कहाँ जाता है इंटेस्टाइन से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम हम किसको बोलते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, वहां तक ये कैसे जाता है, ब्लड स्ट्रीम या लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू ये जाता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जैसे ये जाता है, ये क्या करता है, वहां पे मोटर नर्व सेल्स होती है स्पाइनल कॉर्ड में, उनको ये क्या करता है, डैमेज करता है, डिस्ट्रॉय करता है, जिससे हमारा जो मस्कुलर कंट्रोल होता है वो लॉस हो जाता है, हमारे जो मसल्स है उन पे कंट्रोल लॉस होता है। आप देखते हो जिनको भी पोलियो होता है उनको क्या होता है, उनके जो लेग्स होते हैं वो पूरी तरह पे लेग्स पे नहीं टिक पाते। क्यों, क्योंकि उनका मस्कुलर कंट्रोल लॉस हुआ होता है इस पोलियो वायरस की वजह से। और क्या होता है, जिनको ये पोलियो होता है उनको वो पैरालाइज भी हो जाते हैं, एक ही जगह बैठ जाते हैं इस पोलियो इन्फेक्शन की वजह से। और ये कैसे होता है पोलियो इन्फेक्शन, ये होता है थ्रू फीको ऑरल रूट, यानी जो भी हम
फूड वाटर खाते हैं, फूड खाते हैं, वाटर लेते हैं, पानी पीते हैं, तो वो अगर कंटामिनेटेड होता है किसकी वजह से, इस वायरस से कंटामिनेटेड होता है, तो उससे होता है। आप लोगों ने देखा होगा पोलियो का खतरा ज्यादातर बच्चों को होता है। क्यों? क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो ज्यादातर इन मिट्टी के साथ करते हैं, ज्यादातर गंदगी के साथ ही करते हैं। तो क्या होता है, उनमें पोलियो वायरस एंटर करता है जिससे उनको पोलियो हो जाता है। ठीक, अब सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, अर्ली सिम्टम्स यानी पहले पहले क्या होता है, थ्रोट जो होते हैं उनमें थोड़ी बहुत खराश आ जाती है, हेडेक होता है, उसके बाद फीवर होता है, वॉमिटिंग होती है, मस्क्यूलर पेन होती है, और जो लिम्स होती हैं उनमें सेंसिटिव लिम्स यानी लेग्स पे ज्यादातर अटैक करते हैं, और अल्टीमेटली इनमें क्या होता है, ये पैरालाइज हो जाते हैं अल्टीमेटली। ठीक, तो अगर हम देखेंगे इसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, एक तो कंप्लीट रेस्ट करना चाहिए, बिगिनिंग पे जैसे ही हो जाए कंप्लीट रेस्ट, फिजियोथेरेपी करनी होती है, और लेग्स की एक्सरसाइज करनी होती है ताकि पैरालिटिक इफेक्ट को क्या कर सके, कम कर सके, और प्रॉपर हाइजीन यानी साफ सुथरा अपने आसपास रखना होता है। अभी क्या करते हैं, ऑरल पोलियो वैक्सीन जो होते हैं वो दिया जाता है बच्चों को, क्या दिया जाता है, ऑरल पोलियो वैक्सीन ओपीवी दिया जाता है एज पर नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल जो हमारी कंट्री में है, और ताकि क्या किया जाए, बच्चों को इन पोलियो से दूर रखा जाए, और इसीलिए उनको क्या किया जाता है, उनको ये वैक्सीन दिया जाता है। कौन सा, ऑरल पोलियो वैक्सीन। अब ये थी वायरल डिजीज। वायरल डिजीज के बाद आती है बैक्टीरिया की डिजीज। बैक्टीरिया की डिजीज में आता है हमारे पास टीबी। क्या आता है, टीबी। टीबी को हम क्या बोलते हैं, ट्यूबरक्लोसिस बोलते हैं। ट्यूबरक्लोसिस जो है ये पहले डिस्कवर किया था एक जर्मन साइंटिस्ट जिसका नाम था रॉबर्ट कोच। उसका क्या नाम था, रॉबर्ट कोच। तो उसको इसके लिए नोबेल प्राइज भी दिया था, और उसने बोला था कि इन्फेक्शियस डिजीज होती है जो कम्युनिकेट होती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक डायरेक्टली या इनडायरेक्टली भी। ट्यूबरक्लोसिस जो है ये क्या हो सकता है, ये एनिमल से भी आ सकता है हमारे अंदर। ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस जो होता है इसको डिजीज, इस डिजीज को कॉज करता है एक बैक्टीरियम जिसको बोलते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। क्या बोलते हैं हम उसको, माइकोबैक्टीरियम, उसको हम बोलते हैं माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस हम उसको बोलते हैं। ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस ये जो होता है, ये माइकोबैक्टीरियम ये रिलीज करता है एक टॉक्सिन रिलीज करता है जिसको हम बोलते हैं ट्यूबरक्यूलिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसको, हम उसको एक ट्यूबरक्यूलिन बोलते हैं जो ये रिलीज करता है। ये एक टॉक्सिन होता है, टॉक्सिन मतलब एक पॉइजन हम बोलेंगे होता है। तो क्या होता है, जैसे टीबी हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है, ये हमारी बॉडी को इफेक्ट किस चीज में करता है, लंग्स में, लिम्फ ग्लैंड्स जो होते हैं, बोन्स होते हैं, इंटेस्टाइन्स होते हैं, वहां पे ह्यूमन बीइंग जो होते हैं जब इन्फेक्शन इनमें होता है तो उनमें क्या क्या होता है, उनमें कफिंग होती है, स्नीजिंग होती है। ठीक है, या अगर हम देखेंगे अब सिम्टम्स अगर हम देखेंगे वो हो सकते हैं अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि इनका अटैक जो होता है वो लंग्स पे भी होता है, लिम्फ पे भी होता है। लंग्स पे अगर इनका अटैक होगा उसको हम बोलते हैं पल्मोनरी टीबी बोलते हैं। तो वहां पे क्या होता है, उसको फीवर होता है, उसको कफ होता है। ठीक है, उसके बाद उसको वेट जो होता है वो भी लॉस होता है, उसमें बहुत ज्यादा वीकनेस आती है, चेस्ट पेन होता है, उसमें ब्रेथलेसनेस आती है यानी सांस लेने में उसको तकलीफ होती है। ठीक है, और यूजुअली हम कैसे देखते हैं, हम इसको एक्सरे फोटोग्राफ से भी देख सकते हैं। ठीक है, इसके बावजूद जो एडवांस स्टेज होती है ट्यूबरक्लोसिस की, वहां पे जो लंग्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय हुए होते हैं पूरी तरह से। ठीक है, यानी जो लास्ट वाली स्टेज हम बोलेंगे होती है टीबी की। अब अगर ये लिम्फ ग्लैंड पे करता है अटैक तो हम उसको लिम्फ ग्लैंड टीबी बोलते हैं। वहां पे क्या सिम्टम्स होते हैं, वहां पे स्वेलिंग होती है लिम्फ ग्लैंड्स की, और जो लेग्स होते हैं उनमें भी होती है, या वहां पे स्किन से एक डिस्चार्ज निकलता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए, इसको कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, इसके लिए हम प्रिवेंट कर सकते हैं, इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं बीसीजी वैक्सीनेशन से। हम वैक्सीनेशन एक करते हैं जिसको हम बोलते हैं बीसीजी वैक्सीन। क्या बोलते हैं हम उसको, बीसीजी वैक्सीन। ठीक, बीसीजी वैक्सीन से इम्यूनाइज किसको किया जाता है, टीबी को किया जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखेंगे कंट्रोल कैसे कर सकते हैं हम, और भी कुछ ड्रग्स होते हैं जिनसे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। यूजुअली 6 ऐसे ड्रग्स होते हैं जिनसे हम क्या कर सकते हैं, इसको कंट्रोल कर सकते हैं। क्या आता है, एक आता है हमारे पास स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन बहुत ज्यादा कॉमन है इसके लिए, स्ट्रेप्टोमाइसिन, या इसके बावजूद रिफेम्पिसिन।
रिफेम्पिसिन, ठीक है। या अगर हम देखेंगे इसके बावजूद आता है हमारे पास एंटी ट्यूबुलर थेरेपी भी किया जाता है, टीबी को कंट्रोल करने के लिए थेरेपी भी की जाती है जिसको बोलते हैं एंटी ट्यूबुलर थेरेपी, ठीक है। और क्या क्या ड्रग्स है, पायरेजिनेमाइड ड्रग आता है, इथेम्ब्यूटॉल आता है, ठीक है, थायोएसिटोजोन आता है, ये ऐसे ड्रग्स होते हैं जो यूज किए जाते हैं इनको कंट्रोल करने के लिए। इसके बावजूद आती है एक और डिजीज कॉलरा, ठीक है। कॉलरा क्या होता है, कॉलरा मैम क्या होता है ये मैम सिर्फ इतना ही पढ़ सकते हैं जो ज्यादा हुआ। ज्यादा, अच्छा ठीक है कोई नहीं। असल में आप लोगों का सिलेबस जो है अभी इसके बाद आपको अभी एक और यूनिट है और आपको मंडे से एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं ना। ये सब मुझे याद ही नहीं रहेगा इतना। ठीक है कोई नहीं, आप एक काम करना फिर भी आप जो कॉलरा टाइफाइड है और डायरिया है ये कुछ ज्यादा नहीं है और ये आपको आसानी से समझ आ सकता है। आप खुद से पढ़ना आज, अगर आपको कल कोई कंफ्यूजन होगा इसमें तो आप कल मुझे बोलना, मैं आपको समझाऊंगी। फिर भी मैं कल इसको थोड़ा बहुत और दूंगी, कॉलरा डायरिया जो भी है, ये टाइफाइड, ये खाली 3 बचते हैं इसमें, तो वो मैं आपको फिर भी कल और समझाऊंगी, ठीक है। ओके मैम। चलिए ठीक है। बाकी आपको क्या करना, आपको सिर्फ फोकस करना है एमसीक्यूज पे, ठीक है, क्योंकि आपका जो पेपर है वो एमसीक्यू बेस्ड है। या आप एक और काम करना, आप एक टेबल बनाना कॉपी पे, आप लिखना एक साइड से डिजीज, दूसरे कॉलम में आप लिखना ये किससे होता है, किस वायरस से होता है, बैक्टीरिया से होता है, प्रोटोजोआ से होता है, और उसके बाद आप लिख सकते हो वहां पे हम कौन सा ड्रग यूज करते हैं, ठीक है। उससे आपको ये डिजीज और ज्यादा तरह से याद रहेगी, ठीक। ओके मैम। चलिए अल्लाह हाफिज।